बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, लोगों की पगड़ियाँ सलामत रहें, यहाँ पे इक़्तिदार सलामत रहे, अवाम का बेड़ा गर्क होता है, अवाम बेहाल होते हैं या अवाम मर जाते हैं, ये इक़्तिदार में बैठने वालों को इससे कोई गरज नहीं है। इनकी आनियाँ जानियाँ सिर्फ इनके अपने मकासद के लिए होती हैं, इनकी मेल मुलाकातें भी सिर्फ अपने मकासद के तहत ही होती हैं। ये अवाम का नहीं सोचते बल्कि अवाम के सर पर सियासत करते हैं और फिर मुस्तकबिल में अवाम ही के सर पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब राम करने की कोशिश कर ली जाती है। पाकिस्तान का मौजूदा मंजरनामा अगर आप देखें तो मुआशी तौर पे हम दिवालियापन का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार मौजूद हैं, हम उनको राम ना कर सके, हम उनके लिए कोई फैसिलिटेशन पैदा ना कर सके। हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जो शायद कुरूने उला का दौर है कि इस दौर के अंदर सर्दियों के दिनों में भी दिन भर लोड शेडिंग के अजाब को हमें झेलना पड़ रहा है। और उसके मुतबादिल हम देखें तो गैस की बंदिश ने अवाम की जिंदगी को अजीरन बना के रखा हुआ है। इसी गैस की बंदिश के बायस हमारे बेशतर टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं और महंगे बिजली के रेट्स के बायस यूनिट्स की बंदिश की वजह से लाखों लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जो नामवर ब्रांड्स हैं, जिनकी टेक्सटाइल की सनत जो है दुनिया भर में मानी जाती है, जिनका कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, उन्होंने अपने बेशतर यूनिट्स बंद कर दिए हैं। वो चूनिया में हो, चाहे वो फैसलाबाद के अंदर हो, चाहे कराची के अंदर हो, लाहौर के मज़ाफात में हो, जितनी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज हैं, उन्होंने नए लोग रखना तो दरकिनार पुराने लोगों को निकालने का इंदिया दे दिया है और उन्हें नोटिस यह दिया है कि 1 महीने बाद हम आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ जर्मनी के अंदर जो एक्सपो होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उनका जो वीजा है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए। अब अगर वो एक्सपो में नहीं जाते तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के हवाले से जो बेनिफिट्स मिलना थे, जो एक्सपोर्ट के हवाले से ऑर्डर्स मिलना थे, उसके भी मनसूख होने के बादल इस वक्त छा रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की सनत जो है ये बदतरीन जवाल पजीरी की जानिब गामजन है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को देखें तो वो अभी भी मलबा 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदवार के ऊपर डालती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्बादी की पाकिस्तान की। मौजूदा सूरत हाल के अंदर यही बता दीजिए कि आपने 1 साल के अंदर पाकिस्तान में बेहतरी के इकदाम क्या किए हैं। आपकी तमाम तर मीटिंग्स यही होती रही हैं कि आपके विफाक के जो इत्तेहादी हैं वो आपसे टूट ना जाएं। आपकी तमाम तर मीटिंग्स और इजलास के एलामिये यही जारी होते रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लिया गया, उनको इतनी सीटें दे दी गई, जमीयत उलमा इस्लाम फे को मना लिया गया, उनको इतनी सीटें दे दी गई, MQM के लिए ये कोटा हमने मुख्तस कर दिया है, ANP के लिए हमारे पास ये कोटा मौजूद है। आपने पाकिस्तान की बका के लिए क्या सोचा है? आपने अब तक बेहतरी के इकदाम क्या किए हैं? आप नई हुकूमत अगर नहीं बनाना चाह रहे, आप घर नहीं जाना चाह रहे, तो आप कम अज कम पाकिस्तान की बका के लिए कोई फैसले कर लेते। इसहाक डार साहब के हवाले से आपके पुराने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब अब जगह जगह जहर उगल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि रिश्तेदारियां आपने निभाई हैं, आपने पाकिस्तान की सालमियत को नहीं निभाया, आपने पाकिस्तान की बका का नहीं सोचा, आपने पाकिस्तान के मुआशी पहिए को आगे बढ़ाने की तगोदो नहीं की। आपकी तमाम तर जिद्दोजहद जो है वो अपनी रिश्तेदारियां बचाने, अपने ताल्लुकात बचाने, अपनी सियासत बचाने और अपनी साख बचाने के लिए है। लेकिन आपने जो मुल्क की साख को कंगाल कर दिया है उसका जवाब कौन देगा? अब आके आप अपने मुखालिफ को छोटा साबित करने और अपने आप को मुकद्दम साबित करने के लिए आप किसी ऐसे के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं जो एक शख्सियत के ऊपर इल्जाम नहीं है बल्कि बतौर इदारा आपने उसकी साख को मजरू करने की कोशिश की है। हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज एक तकरीब के अंदर गुफ्तगू करते हुए यह कहा कि इमरान खान मोहसिन कुश है। उनका यह कहना था कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब और पूरी फौज, उन्होंने अपनी जो तमाम तर तगोदो थी वो झोंक दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरसरे इक़्तिदार लाने में और इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने में। लेकिन आज इमरान खान साहब उसी शख्सियत के बारे में जहर उगल रहे हैं जिस शख्सियत ने उनके ऊपर करम और नवाज़शात की थी। तो वज़ीर आज़म साहब, आप ये बता दीजिए कि आपने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में जहर उगला है या आपने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बारे में जहर उगला है? आपने बाजवा साहब की शख्सियत को भी मजरू किया, खान साहब की शख्सियत को तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपने बतौर इदारा एस्टेब्लिशमेंट की साख को भी मजरू किया है। आपने यह कहने की कोशिश की है कि इदारे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया और इदारे ने अपनी आईनी हुदूद से तजावुज किया।
क्या इदारे के अंदर वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर मौजूद थे, क्या तमाम के तमाम रिटायर हो चुके हैं? क्या इदारा उन तमाम अफराद से अब खाली हो चुका है, नए चेहरे मंजर आम पे आ चुके हैं? आपने इदारे के ऊपर भी कदगन लगाने की कोशिश की है। आप इस मुल्क के माई बाप हैं, आप इस मुल्क का सहरा हैं, इस मुल्क की भाग दौड़ आपके हाथ में है। आपने किस तरीके से इल्जाम लगा दिया? क्या समझ से बालातर होकर आपने बात कर दी? और आपके वहमो गुमान में नहीं था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को मजरू करने के साथ साथ इदारे के ऊपर भी सवालिया निशान लगाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लिया जाए, क्या वो कंप्रोमाइज होकर सियासत कर रहे हैं या फिर उनके पास तुरब का पत्ता मौजूद है? अभी तक बेशतर तज्जियाकार रोजाना की बुनियाद के ऊपर यह बात बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तुरब का पत्ता मौजूद है। मौजूदा सूरत हाल का अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता है तो वफाकी हुकूमत तो है ही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हेजानी कैफियत पैदा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फाइनल राउंड चलाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अगर उन्होंने बोल्ड स्टेप उठाना ही है तो उठाते क्यों नहीं है? किस बात का उज़र दरपेश है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी हुकूमत को खत्म कर सकती है। अभी आके आप जिस दूसरे ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं कि अगर एतमाद की वोटिंग मुकम्मल नहीं होती, अगर जो नाराज अफराद है उनको मना नहीं लिया जाता, तो फिर मजमूई तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो पंजाब असेंबली से रिजाइन कर देगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने माजी करीब के अंदर कौमी असेंबली से रिजाइन किया था, उसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक 11 इस्तीफे कबूल किए, उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात किए, फिर 7 इस्तीफों को मंजूर करने की हिकमत अमली तरतीब दी, लेकिन उसको भी फुल स्टॉप लगा के रोक दिया गया। फिर फैसला यह किया गया कि फर्दन फर्दन आप पेश होंगे तब जाके इस्तीफे कबूल किए जाएंगे। आपकी स्ट्रेटजी यह थी कि मजमूई तौर पर जाएंगे, इस्तीफे कबूल करवाएंगे। उन्होंने फिर तुरब का पत्ता चला, उनका यह मानना था कि स्पीकर का इस्तिस्वाब राय है, हमें कुछ लोगों की कॉल्स आई हैं, 21 से 22 मेंबरान आपके ऐसे हैं जो इस्तीफे नहीं देना चाहते। उन्होंने लिंगर ऑन करने की कोशिश की और आप भी उसी गर्दाब में फंस के रह गए। फिर उधर आपने ये सोचा कि हो सकता है हम ये भी सिचुएशन जो है इसको इस तरीके से हैंडल करें कि हम कौमी असेंबली में वापसी का रास्ता इख्तियार कर लें, वहां पे जाएं और फिर जाके कुछ जो मुकद्दमात हैं उनको लिंगर ऑन करने की कोशिश करें और कुछ जो नई तरमीम करवानी है उसके हवाले से अपनी ऑपोजिशन को मजबूत बनाएं। जब आप उधर का ऑप्शन ये सोच रहे हैं तो फिर आप पंजाब असेंबली का ऑप्शन किस तरीके से ये सोच रहे हैं कि आप उधर जाके इस्तीफे दे देंगे और वहां पे आपकी कामयाबी हो जाएगी? पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रीयूनियन का इस वक्त दौर चल पड़ा है, जहां पे माजी करीब के अंदर एक दूसरे पे इल्जामात ये लगाए जाते थे, गद्दारे वतन कहा गया, वतन फरोशी का इल्जाम लगाया गया, कातिल कहा गया, भत्ताखोर कहा गया और लंदन के हवाले से उनके ताल्लुकात साबित करने की कोशिश की गई। माजी के अंदर सबसे ज्यादा खुर्द बुर्द करने के एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहे। मेरी मुराद पाक सरजमीन पार्टी, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, MKM पाकिस्तान, MKM बहादुराबाद, MKM हकीकी, एक दूसरे पे बेशुमार इल्जामात लगाए और अब आके ये चाहते हैं कि टसोरी साहब के कहने के ऊपर तमाम के तमाम लोग आईनी तरीके से लोगों के नजरियात को जांचते हुए बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। कल आफाक अहमद साहब ने यह गुफ्तगू की कि हम लोगों की बेहतरी के लिए, कराची की फलाह बहबूद के लिए इकट्ठे होना चाहते थे। तो फिर अवाम को यह भी बता दीजिए कि आप किसकी फलाह बहबूद, किसकी मंशा के लिए आप अलहदा हुए थे? आपने किसके इशारे के ऊपर एक दूसरे पे इल्जामात धरे? आपने किसके कहने पे एक दूसरे को भत्ताखोर कहा? आपने किसके कहने के ऊपर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी इस हद तक की कि कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जो बाकी हैं उनके सीने पे दाग रह गया? अब आप ये चाहते हैं कि लॉन्ड्री एक ऐसी मौजूद हो जहां पे तमाम लोगों की पॉलिटिकल रीयूनियन हो और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी टफ टाइम दे सकें और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये कह सकें कि हमारा मजबूत धड़ा है। ये किन लोगों को आप टोपी पहनाना चाहते हैं? किन लोगों को अपनी ट्रेन और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं? क्या ये लोग सिर्फ सड़कों के इवज, क्या ये लोग सिर्फ एक बिरयानी की प्लेट के इवज, क्या ये लोग चंद दिनों की रोशनियों के इवज चकाचौंध रोशनी आप इन्हें दिखाएं और ये आपसे मरूब हो जाएं और आपके पीछे लग जाएं? वक्त बदलने के साथ साथ आपको अपनी हैयत, अपनी सियासत, अपने अदवार, अपने अखलाक, अपनी आदात, अपने अतवार तब्दील करना होते हैं। लेकिन हमारे यहां रिवायती सियासत
होती है। 80 से लेके अब तक आपने जब भी सियासत का दौर खोलना हो, आपने जब भी इंतखाबात के दौर को पढ़ना हो, आपने जब भी इन दिनों की कोई कारस्तानी देखनी हो, आपको एक ही फिल्म हर वक्त रिवाइंड होती दिखाई देगी। हमारे अवाम को अब सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई को 30% से ऊपर लेके जाना, पाकिस्तान के अंदर, मैंने उस दिन भी बात की थी कि PASI जो इस वक्त परसेंटेज चल रही है, वो इंडेक्स ये बताता है कि 2013 के अंदर खुर्दनी तेल खरीदने की अगर किसी के पास सकत थी और वो रोजाना की बुनियाद पे 517 रुपए मजदूर कमाता था तो उसकी सकत 3 लीटर खुर्दनी तेल खरीदने की थी। 2018 के अंदर उसकी जो इनकम थी वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर 1350 रुपए हुई और खुर्दनी तेल खरीदने की उसकी सकत 5 लीटर तक जा पहुंची। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर उसकी आमदनी में इजाफा हुआ, लेकिन सकत कम होते होते 2013 से भी नीचे 2 लीटर तक रह चुकी है। कोई 10 किलो अगर आटा खरीदने की सकत 2013 में रखता था और 2018 में वो 15 किलो तक पहुंच चुकी थी, तो अब उसकी सकत 8 किलो तक जान पहुंची है। अगर किसी के पास मुर्गी का गोश्त खरीदने की सकत 2013 के अंदर 3 किलो गोश्त थी माहाना की बुनियाद के ऊपर, तो 2018 में वो 7 किलो तक पहुंच चुकी थी और अब मौजूदा दौर के अंदर वो 1.5 किलो तक पहुंच चुकी है। अगर किसी की सकत मुर्गी के गोश्त के अलावा मटन खरीदने की थी और वो महीने में एक बार 2 किलो खरीदने की सकत रखता था, तो 2018 के अंदर वो 4 किलो थी और अब मौजूदा दौर के अंदर वो आधा किलो भी नहीं रह पाई। मौजूदा दौर के अंदर अशियाए खुरोनोश की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, चावल की कीमत बढ़ रही है और सितम जरीफी यह है कि हम गंदम की पैदावार में खुद कफील थे और अब हमें इंपोर्ट करना पड़ती है। अब एक दूसरे सूबे के ऊपर इल्जाम लगाना पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ये तमाम तर माई बाप, इनकी पगड़ियां सलामत रहें, इनके झंडे सलामत रहें, इनकी बसीरत सलामत रहे, इनकी औकात सलामत रहे, इनकी गाड़ियों के अंदर फूकता हुआ पेट्रोल सलामत रहे। लेकिन अवाम की जान गलती रहेगी, अवाम मरते रहेंगे, खते गुर्बत से नीचे जाते रहेंगे, लेकिन फिर भी इनकी जय जयकार करेंगे। वक्त बदलने की जरूरत है और वक्त एक आम इंसान बदल सकता है। अगर वो अपनी जहनीयत को तब्दील कर ले, अपने नजरियात को तब्दील कर ले और फैसले को अटल कर ले, तो हालात वो खुद तब्दील कर सकता है। ये जो वतन के माई बाप बने फिरते हैं, ये हालात तब्दील नहीं कर सकते। इनकी रविश यही है, माजी में भी यही थी, मुस्तकबिल में भी यही होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।